तो पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करे। तो कौन सी धारा देती है? धारा देती है धारा 18। तो इसमें विस्तार पढ़ लेते हैं इसका विस्तार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया। सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्य धारा 12 में वर्णित है और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की जांच करे। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। यदि सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन RTI आवेदन जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह P आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है और Q 60 दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? ये 30 दिनों के भीतर, ठीक, केवल P सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अनुसार यदि आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज करा सकता है। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? A सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। सूचना पाने के पीछे क्या कारण है? सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही है? A और B दोनों सही हैं, ठीक। इसका विस्तार देख लेते हैं। भारतीय संसद ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया जो 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। सूचना प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में ऐसी फीस के साथ आवेदन करेगा। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो संपर्क करने के लिए आवश्यक हों देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अतः वक्तव्य A और B दोनों सही हैं। सूचना का अधिकार संशोधन 2013 में नीचे दिया गया कौन सा अहम संशोधन किया गया था? फाइल टिप्पणियों की जानकारी को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना, राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसीलिए वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें केवल B सही है, ठीक। तो इसको संशोधित किया गया था कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसलिए वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए ताकि वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए। यह संशोधन अधिनियम 2013 में किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो यह केंद्र सरकार को प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 30 के अधीन, कौन सी धारा? 30 के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू होता है। कहाँ होता है? यह संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है। संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है, परंतु 31 अक्टूबर सन 2019 से जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होने लगा। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है? कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं? सांसद या विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों का व्यय का विवरण। तो इनमें से कौन सी? तो इनमें से दोनों सूचनाओं को मांगा जा सकता है। सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से कोई कॉलेज या पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं तथा संसद या विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण की सूचना मांगी जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक? तो कितने समय में? 30 दिनों के अंतर्गत सूचना प्राप्त कर देना उनका अधिकार है या प्राप्त करना। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त करने के पश्चात यथाशीघ्र किंतु 30 दिन के भीतर विहित शुल्क के भुगतान पर या तो सूचना देगा अथवा धारा 8 या धारा 9 के अंतर्गत, कौन सी धारा? 8 या 9 के अंतर्गत विहित कारणों के आधार पर इनकार कर देगा। किंतु जहां सूचना किसी व्यक्ति के प्राण एवं स्वतंत्रता से संबंधित है उसे आवेदन के पश्चात 48 घंटे के भीतर प्रदान किया जाएगा। ठीक, अगर सूचना किसी व्यक्ति के प्राण और स्वतंत्रता से संबंधित है, काय से? प्राण और स्वतंत्रता से, तो सूचना को 48 घंटे के भीतर दिया जाएगा, अन्यथा 30 दिन के अंदर दिया जाएगा। और अगर ये सूचना 30 दिन के अंदर नहीं दी जाती तो धारा 8 और 9 के अंतर्गत विहित कारण बता के उसे इनकार कर दिया जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं तो कितने अनिवार्य दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को RTI का जवाब देना होगा? कितने? 40 दिनों का। यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं तो कितने अनिवार्य दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को RTI का जवाब देना होगा? 40 दिन के अंदर। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि 30, तो इसका आंसर 40 दिनों के अंदर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं तो 40 दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को RTI का जवाब देना हो चाहिए। सूचना निर्धारित समय में प्राप्त होती है। साधारण समस्या से संबंधित आवेदक 30 दिन, जीवन स्वतंत्रता से संबंधित 48 घंटे, मानव अधिकार से संबंधित आवेदन 45 दिन और यदि आवेदन सहायक PIO को दिया गया तो सूचना 35 दिनों के भीतर प्राप्त होगी। कितने दिनों के भीतर प्राप्त होगी? तो यह सूचना 35 दिनों के भीतर प्राप्त होगी। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मानित अस्वीकृति। क्या? मानित अस्वीकृति। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असमर्थ है या असफल है तो उसे मानित अस्वीकृति कहा जाएगा। लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे मानित अस्वीकृति कहा जाता है। जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि यह 30 दिन के अंदर जीवन अथवा स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए। निम्न में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है? तो किसमें छूट है? उपरोक्त सभी में छूट है। कैसी कैसी? ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हितों में ना हो। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून जिसके कुछ उपबंध 15 जून 2005 को लागू हुए तथा शेष उपबंध 15 जून के 120 दिन से लागू हुए। इस अधिनियम के तहत ऐसी सूचना प्रदान करने की मनाही है जिससे राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित में न होने वाली सूचना हो।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो, निजी अथवा सार्वजनिक हित दोनों। तो ये उपरोक्त सभी है इसका आंसर। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो ये उपरोक्त सभी है इसका। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य है कि सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, साथ ही नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मानकों की सूचना प्राप्त हो। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में क्या बढ़ाना है? पारदर्शिता बढ़ाना या जवाबदेही बढ़ाना? तो पारदर्शिता बढ़ाना है और जवाबदेही दोनों को बढ़ाना है। ठीक, इसका पी और क्यू दोनों आंसर हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के काम में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना तथा सरकार को अधिक जवाबदेही या जवाबदेह बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से निकाय सूचना का अधिकार के दायरे में आते हैं? स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, अनुसंधान विश्लेषण स्कंध। तो कौन कौन से आते हैं? तीनों आते हैं। ये स्वापक नियंत्रण ब्यूरो भी और प्रवर्तन निदेशालय भी और अनुसंधान विश्लेषण स्कंध भी। सूचना का अधिकार 2005 की अनुसूची 2 में वर्णित संगठन जो सूचना का अधिकार के दायरे से मुक्त हैं वे हैं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और अनुसंधान विश्लेषण स्कंध। ये अनुसूची 2 में वर्णित संगठन जो सूचना का अधिकार के दायरे से मुक्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है? तो कितने दिनों के भीतर करा सकता है? ये करा सकता है 30 दिनों के भीतर। ठीक, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर 30 दिनों के भीतर सूचना प्रार्थी एक अपीलीय प्राधिकरण में अपनी अपील दर्ज करा सकता है। यदि किसी नागरिक के सूचनाधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हों तो वह संविधान के अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का महत्व। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अतः यदि किसी नागरिक को सूचनाधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हों तो वह संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सूचनाधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में डेस की स्थापना की गई। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्यवाही करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए। तो किस निकाय की स्थापना की गई थी? ये की गई थी केंद्रीय सूचना आयोग की। ठीक, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। ये यूपीएसआई का पूछा गया प्रश्न है। सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी प्रार्थना जमा नहीं कर पाए, सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए। यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो गया है तो वह संविधान के अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। तो ये कौन से? ये जा सकता है 226 के तहत। ठीक, और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। इसके तहत रिटें भी जारी होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिटें। ठीक, इन्हीं रिटों के माध्यम से न्यायालय अपना काम करता है। यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार, तो इसका आंसर डी ही है। ठीक, 226। ये उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में 226। ये 5 मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रिटें निकालने का अधिकार है। किंतु जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए रिटों को निकाल सकता है।
इसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय के पास ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब अधिनियमित हुआ? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 9 जनवरी सन 2000 को। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब हुआ लागू? 9 जनवरी 2000 को लागू हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर, ये अधिनियमित हुआ था 9 जून को और पारित हुआ था 17 अक्टूबर को। ठीक, तो इसका क्वेश्चन यही आएगा कि यह कब पारित हुआ था या लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू हुआ था। वर्ष डैश में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रमुख संशोधनों को आईटी संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया। तो 2008 के अधिनियम को। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आईटी उद्योग को बढ़ावा देने, ई कॉमर्स को विनियमित करने, ई गवर्नेंस सुविधा के विस्तार और साइबर अपराध के नियंत्रण के लिए वर्ष 2008 में आईटी संशोधन विधेयक के रूप में भारतीय संसद में पेश किया गया था। यह संशोधन 27 अक्टूबर सन 2009 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। तो भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल किन कृत्यों का पालन करता है? तो किन कृत्यों का पालन करता है? साइबर सुरक्षा आपात से निपटने के लिए आपात अध्युपाय का, साइबर आपात प्रतिक्रिया क्रियाकलापों के समन्वय का, या फिर साइबर आपात का पूर्वानुमान करने और चेतावनियों देने का। तो यह उपरोक्त सभी का करता है। ठीक, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70 खा 4 के अनुसार भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल निम्नलिखित कृत्यों का पालन करता है। साइबर आपात संबंधी सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रयास, साइबर सुरक्षा आपात का पूर्वानुमान और चेतावनियां, साइबर सुरक्षा आपात से निपटने के लिए आपात अध्याय, साइबर आपात प्रतिक्रिया क्रियाकलापों का समन्वय, साइबर आपात की सुरक्षा पद्धतियां, प्रक्रियाओं, निवारण, प्रतिक्रिया और रिपोर्ट करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत, सलाह, अति संवेदनशील टिप्पणी और श्वेत पत्र जारी करना, तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किए जाएं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? तो ये संपूर्ण भारत में है। ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 1-2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। इसके अतिरिक्त यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन पर भी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था? तो यह किस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संव्यवहारों को विधिता मान्यता देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फाइल सुकर बनाने के लिए, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बैंकर वही साक्ष्य अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन और उसमें से संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए, उपरोक्त सभी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अधिनियमित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संव्यवहारों को विधिता मान्यता देने के लिए, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक फाइल बनाने को सुकर बनाने के लिए, तथा भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए किया गया था। सुरक्षित प्रणाली से अभिप्रेत है। तो क्या अभिप्रेत है? ये तीनों अभिप्रेत हैं। अपराधिकृत प्रवेश या दुरुपयोग से युक्तियुक्त सुरक्षित, साधारणतः स्वीकार सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप है, विश्वसनीय और सही संचालन का युक्तियुक्त स्तर उपबंधित करता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2ZE के अनुसार सुरक्षित प्रणाली से कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऐसी प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो अप्राधिकार प्रवेश और दुरुपयोग से युक्तियुक्त रूप से सुरक्षित हैं, विश्वसनीयता और सही संचालक का युक्तियुक्त स्तर
पर उपबंधित करता है और आश्चर्यकृत करने के लिए उक्तियुक्त रूप से उपयुक्त है और साधारणतः स्वीकार सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप है। इनमें से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? तो क्या नहीं जुड़ा हुआ है इसमें? बिजेट नहीं जुड़ा हुआ है। ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है के साथ पब्लिक की कुंजी, प्राइवेट की कुंजी और हैश फंक्शन के बारे में उपबंध किंतु बिजेट उपबंधित नहीं है। इस अधिनियम को इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहन करना, ई कॉमर्स तथा ई ट्रांजैक्शन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई शासन को बढ़ावा देने, कंप्यूटर आधारित अपराधों को रोकने तथा सुरक्षा संबंधी कार्य प्रणाली की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अमल में लाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी गई थी? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 3 के तहत दी गई थी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट धारा 2000 की धारा 3 के तहत दी गई थी। इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ही कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 के तहत डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई थी और धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई हस्ताक्षरकर्ता किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने अंकीय चिन्ह लगाकर अधिप्रमाणित कर सकेगा। एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए डेडनेस की आवश्यकता होती है। तो काय की आवश्यकता होती है? तो उसे पब्लिक की। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3(1) के अनुसार इस धारा के प्रावधानों के अधीन कोई भी ग्राहक अपने डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित कर सकता है। धारा 3(3) के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपयोगकर्ता की लोक कुंजी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सत्यापित कर सकता है। धारा 3(4) के अनुसार निजी कुंजी और सार्वजनिक कुंजी उपयोगकर्ताओं के लिए अद्वितीय है और एक कार्यशील कुंजी जोड़ी का गठन करती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सही है? इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकताओं को पूरा करने वाला माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना नहीं जाता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका ए सही है। ए, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 8 में प्रावधान है कि इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र अनिवार्य नहीं है, यह शासकीय राजपत्र के द्वारा भी हो सकता है, परंतु जहां शासकीय राजपत्र या इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में कोई नियम, विनिमय, आदेश, उपविधि, अधिसूचना या कोई अन्य सामग्री को प्रकाशित किया जाता है तो वहीं प्रकाशन की तारीख उस राजपत्र की तारीख समझी जाएगी जो प्रथमतः किसी प्रारूप में प्रकाशित हुआ था। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को कौन जारी करता है? तो कौन करता है? प्रमाणन अधिकारी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को प्रमाणन अधिकारी जारी करता है। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डाटा एक असतत खंड हैं, उन्हें पैकेट कहते हैं। एक व्यक्ति जिस इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति दी गई है उसे डेडनेस के रूप में जाना जाता है, तो उसे प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के रूप में जाना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार एक व्यक्ति जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति दी गई है उसे प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के रूप में जाना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी दस्तावेज, रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है उसे कितने रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है? तो उसे 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 44 के अनुसार कोई व्यक्ति कोई दस्तावेज, रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कौन सी धारा? 44 के अनुसार। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा
डैश के तहत निपटा जाता है। तो कौन सी धारा 43H, कौन सी धारा 43H? धारा 43H यह प्रावधान करती है किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ या हेरफेर करके यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा उपयोग किए गए सेवाओं का प्रभार किसी अन्य व्यक्ति पर डालता है, तब वह व्यक्ति को मुआवजे के रूप में नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार आईटी एक्ट की धारा 43H के तहत इंटरनेट के उपभोग की चोरी से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। क्या है इसमें कि प्रावधान करते हैं किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ या हेरफेर करके यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा उपभोग किए गए सेवाओं का प्रभार किसी अन्य व्यक्ति पर डालता है, तब वह व्यक्ति को मुआवजे के रूप में नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है? तो इसकी स्थापना केंद्रीय सरकार करती है। अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है? तो इसकी स्थापना केंद्रीय सरकार करती है। अपील अधिकरण की स्थापना केंद्रीय सरकार करती है।